Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we will discuss some more functionality of DFD. हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो DFD पढ़ा था, that I will uploaded on the YouTube channel. That जब भी आप DFD को ड्रॉ करेंगे तो DFD को ड्रॉ करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप प्रोसेस के लिए प्रोसेस को देख लीजिए। प्रोसेस के लिए या तो आप सर्किल यूज़ कर सकते हैं और या इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, आपके बुक में भी ऐसा बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस का नंबर। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट प्रोसेस है तो यहाँ 1 लिख दिया। अगर ये सेकेंड प्रोसेस है तो यहाँ फर्स्ट प्रोसेस है तो 1.1 लिख दिया। अगर ये फर्स्ट की सेकेंड प्रोसेस है तो हमने यहाँ पर 1/2 लिख दिया। फर्स्ट की थर्ड प्रोसेस है तो 1/3 लिख दिया। या मान लीजिए ये प्रोसेस नंबर 2 है तो हमने 2 लिख दिया। प्रोसेस नंबर 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अगर प्रोसेस नंबर 3 की सब प्रोसेस तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3.1, या हमने लिख दिया 3.2, या हमने लिख दिया 3.4। क्लियर है? तो आप इसमें भी, अच्छा यहाँ पर भी सर्किल में भी आप नंबर दे सकते हैं। सर्किल में भी ऐसा कर सकते हैं आप, यहाँ पर लाइन खींच करके यहाँ पे आप 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4। नंबरिंग कर सकते हैं आप। नंबरिंग हम किस लिए करते हैं? ताकि हम भूलें नहीं कि ये कौन सी प्रोसेस है। तो आप प्रोसेस के लिए यू कैन यूज़ सर्किल or you can use this rectangular box with the help of line। ठीक है, to denote the process। जैसे अब आपने यहाँ पर जो प्रोसेस को देखा, राइट, जैसे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो अगर हम एक जैसे मान लीजिए कि हम लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लें। लाइब्रेरी के लिए DFD अगर हमें बनाना हो, लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के लिए DFD बनाने के लिए आपको सिंपल इस तरह का एक बॉक्स आपको बनाना है। ये 0 लेवल DFD है। ये 0 लेवल DFD में बताया था हमने आपको, बेसिक होगा उसका, एक प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रोसेस का नंबर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एक इनपुट बॉक्स लगा लिया। आप इनपुट बॉक्स 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्स जितने मन चाहे आप उतने लगा लीजिए, कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ हमने आउटपुट बॉक्स लगा लिया। सिंबल्स हम पढ़ चुके हैं DFD में ऑलरेडी, कि सिंबल्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी का हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है लाइब्रेरी में जो इनपुट होगा सॉफ्टवेयर में, यानी कि स्टूडेंट, स्टाफ और एडमिन, कोई भी जो भी इनपुट करते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा कि जो स्टूडेंट है, रिक्वेस्ट फॉर बुक, स्टाफ है, एनीथिंग, कुछ भी, जो भी स्टाफ वर्क कर रहा है। स्टाफ जो है वो हो सकता है कर सकें रिक्वेस्ट फॉर सैलरी। एडमिन है, रिक्वेस्ट फॉर एनीथिंग, मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट का ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप हर एक की रिपोर्ट को आप अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का इसका जो इनपुट होगा स्टूडेंट का, अब यहाँ पर हम लिख देंगे बुक रिपोर्ट। ठीक है, स्टाफ ने सैलरी कहा था तो यहाँ पर आउटपुट में क्या निकलेगा,
सैलरी स्लिप। और मैनेजमेंट एडमिन जो है, इसने मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट करी थी, तो यहाँ पर हम कह देते हैं एडमिन रिपोर्ट, एनीथिंग जो आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का क्या नाम होगा, हमारे हम जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट या लाइब्रेरी ऑटोमेशन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लाइब्रेरी ऑटोमेशन। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का नाम होगा वही मेन प्रोसेस होगी, ठीक है। ये हमारी ज़ीरो प्रोसेस है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ज़ीरो, या प्रोसेस आप वन भी लिख सकते हैं, प्रोसेस वन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि इधर वाले हमने बताया कि आपका ये एरो से आप देख करके, हम अपनी क्लास में आपको बता चुके हैं कि एरो को देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा इनपुट बॉक्स है और कौन सा आउटपुट बॉक्स है। ये बॉक्स कौन सा है, ये बॉक्स हमारा प्रोसेस बॉक्स है, ये हमारा प्रोसेस बॉक्स है, ठीक है। दिस इज अवर प्रोसेस बॉक्स। और जहाँ पर एरो का हेड जिस बॉक्स में जा कर के टकराता है वो हमारा कौन सा बॉक्स होता है, आउटपुट बॉक्स। ये हम आपको अपनी पहले की क्लासेस में बता चुके हैं, डीएफडी की जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो ये इनपुट स्टूडेंट्स द्वारा दिया जाएगा, स्टाफ द्वारा दिया जाएगा और एडमिन द्वारा। दैट मीन्स द सॉफ्टवेयर जो आपका बनाएंगे हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट या लाइब्रेरी ऑटोमेशन, उसमें जो सॉफ्टवेयर है, जो इनपुट है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स और स्टाफ और एडमिन और एडमिनिस्ट्रेशन और एनीथिंग। अब इनकी यहाँ पर प्रोसेस होगी लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट इन सब की प्रोसेस के लिए क्या यूज़ करेगा, डेटाबेस। और डेटाबेस से जो डिटेल जाएंगी वो प्रोसेस की तरफ जाएंगी, और प्रोसेस से जो डेटाबेस की तरफ आएंगी वो अपडेट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट, और ये क्या है, एक्सेस, ठीक है, अपडेट और एक्सेस। तो दिस इज़ द ज़ीरो लेवल डीएफडी। तो आपके बुक में जो सिंबल बना हुआ है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है सिंबल, ये वाला सिंबल, ये आपके बुक में सिंबल बना हुआ है। तो आप इसकी जगह सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सर्कल का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्किल भी होगा, और सर्किल में हम लिख देंगे लाइब्रेरी। क्लियर है, ओके। बाकी आप जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, एयरलाइंस रिजर्वेशन के लिए, रेलवे रिजर्वेशन के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, सबके लिए डीएफडी आप बना लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब हम अपना न्यू टॉपिक आज शुरू करते हैं, लॉजिकल मॉडलिंग टूल। लॉजिकल मॉडलिंग टूल, ठीक है। इसमें 3 तरह के टूल यूज़ होते हैं लॉजिकल मॉडलिंग में। एक स्ट्रक्चर इंग्लिश, और एक यूज़ होता है आपका डिसीजन टेबल, और डिसीजन ट्री, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें डिसीजन ट्री यूज़ होती है, कहाँ पर स्ट्रक्चर इंग्लिश यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर इंग्लिश। देखो, इसको समझने से पहले आइए हम ये समझते हैं कि मॉडलिंग टूल क्या है, ठीक है। इसको समझने से पहले, ये तो आपने लिख लिया, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मॉडलिंग टूल क्या है, ठीक है। मॉडलिंग टूल किसे कहते हैं, ये है क्या, किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, सॉफ्टवेयर जब भी हम बनाएंगे, जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमें जो सॉफ्टवेयर बनाना है, अब इस सॉफ्टवेयर की वर्किंग को डिपिक्ट करने के लिए या शो करने के लिए
एक तो हमने यूज़ करा डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो डायग्राम से हमें आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से इनपुट आ रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे डेटाबेस से एक्सेस हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं। ओवरव्यू मिल गया हमको, पूरे सिस्टम का हमको क्या मिल गया, ओवरव्यू मिल गया। उसी तरीके से जो हमारा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडलिंग टूल। देखो मॉडलिंग टूल, मॉडलिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर मॉडलिंग का मतलब होता है बनाना, या हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मॉडलिंग टूल का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। और यहाँ कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का करना है हम लोगों को, हम लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना है। किसके लिए, सॉफ्टवेयर बनेगा क्लाइंट के लिए। तो किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए अब हमें प्रोसेसेस समझनी पड़ेंगी ना, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर की वर्किंग समझनी पड़ेगी। तो अब सॉफ्टवेयर की वर्किंग को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम मॉडलिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। वी यूज़ मॉडलिंग टूल फॉर explaining the working of सॉफ्टवेयर। अब आपके सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो सॉफ्टवेयर है, एज्यूम, जैसे हमने कहा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मान लेते हैं यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या क्या वर्क होंगे, तो सबसे पहले हम लोग वर्क लिख लें यहाँ पर। जैसे इसमें एग्ज़ाम का वर्क होगा, और एडमिशन से रिलेटेड हमारा वर्क, यानी कि सॉफ्टवेयर एडमिशन से रिलेटेड वर्क, एडमिशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो है वर्क करेगा, ओके। और फीस से रिलेटेड वर्क करेगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क को कंट्रोल करेगा यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर, और लाइब्रेरी से रिलेटेड वर्क को कंट्रोल करेगा। इस तरह से बहुत सारे वर्क को हमारा ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि ये हमारे क्या है, वर्क है, यानी कि सॉफ्टवेयर में ये सारे फीचर्स होने चाहिए। अब इन्हीं फीचर्स को यानी कि सॉफ्टवेयर ये हमारा है, सॉफ्टवेयर का जो फीचर है, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, फीचर 5, एन फीचर्स होंगे। हो सकता है 100 फीचर्स हो सॉफ्टवेयर में, हो सकता है 200 फीचर हो सकता है 10 फीचर हो सकता है 50 फीचर्स हो, कितने भी फीचर्स हो। इस फीचर के सारे फीचर्स का ओवरव्यू के लिए, ओवरव्यू जानना, ओवरव्यू ऑफ वर्किंग, कि ये कैसे काम करेंगे, ओवरव्यू ऑफ वर्किंग, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी यूज़ करा डीएफडी, इसी तरीके से मॉडलिंग टूल, लॉजिकल मॉडलिंग टूल और भी हैं। उनमें से एक अभी हम लोगों ने अभी लिखा था ना, स्ट्रक्चर इंग्लिश डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया कि लॉजिकल, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लॉजिकल मॉडलिंग टूल। यानी कि हमारा डीएफडी, स्ट्रक्चर इंग्लिश, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, ये क्या है, ये हमारे हैं लॉजिकल मॉडलिंग टूल। ठीक है,
तो पहली हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर इंग्लिश। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट्स, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट्स। और जो इंग्लिश स्टेटमेंट्स होंगे, इंग्लिश स्टेटमेंट्स आर easy to अंडरस्टैंड। वो कैसे होंगे? इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, यानी कि जो इंग्लिश स्टेटमेंट होंगे वो सिंपल होंगे। किस तरीके के होंगे? अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब किसी भी मॉड्यूल का या किसी भी जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले हैं, उस सॉफ्टवेयर में जो भी फीचर हैं उनको समझाने के लिए हम इंग्लिश स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे हमने कहा, जैसे सैलरी स्लिप है मान लीजिए। अब सैलरी स्लिप के लिए इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्टेटमेंट कैसा होता है? जैसे बिल्कुल आप HTML का यूज़ करते हैं जिस तरीके से, कुछ वैसे ही होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, जैसे एल्गोरिदम आप लिखते हैं, समझ लीजिए वही है। हमने लिखा स्टार्ट, लिखा यहाँ पे प्रिपेयर सैलरी स्लिप। ये एग्जाम्पल है किसका? स्ट्रक्चर इंग्लिश का। चेक एम्प्लॉय डिटेल, सैलरी एम्प्लॉय की होगी ना, स्टूडेंट की तो होगी नहीं। एम्प्लॉय इज वर्किंग और रिटायर्ड। क्या एम्प्लॉय वर्किंग है? मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ने कहा सैलरी बनाई है, तो ये भी तो चेक करना चाहिए सॉफ्टवेयर को, ये रिटायर्ड तो नहीं हो गया है, कि वर्किंग है। और वर्किंग है तो हमारा ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय कैसा है? परमानेंट है या एडहॉक पर है, टेम्परेरी है। एडहॉक का मतलब टेम्परेरी, के कुछ समय के लिए रखा गया है, महीने भर के लिए, 6 महीने भर के लिए, साल भर के लिए। तो सबकी सैलरी अलग अलग कैलकुलेट होती है, ठीक है। फिर इसी में क्या होगा? कैलकुलेट, ये समझ गए। इसको हम इधर कर देते हैं साइड में, यहाँ पे कर दिया। यहाँ हमने लिखना शुरू करा, फिर हमने लिखा कैलकुलेट HRA TA DA and other if employee is able to receive बोनस, अगर कोई बोनस है तो देखो ये जितनी भी चीज़ें हमने लिखी ये सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखी हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कैसे? सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट, यानी कि इस सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट में सॉफ्टवेयर के फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4 को एक्सप्लेन करना, ताकि प्रोग्रामर्स को या टीम को जब वो हम इंग्लिश स्टेटमेंट लिख करके दें तो वो इंग्लिश स्टेटमेंट प्रोग्रामर को ईजिली समझ में आ जाए। इसीलिए इंग्लिश स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो अगर हमने ये इंग्लिश स्टेटमेंट्स लिख लिए, STMT मतलब स्टेटमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लिखा। अब ये जो है स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को ये किसको दे दिया जाएगा? These statement giving to the
प्रोग्रामिंग टीम। अब ये प्रोग्रामिंग टीम को दे दिया जाएगा, प्रोग्रामिंग टीम इन्हीं स्टेटमेंट्स पर प्रोग्राम को बनाएगी। तो ये जो इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्टेटमेंट्स होते हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसकी वर्किंग को या उसके फीचर्स को समझने के लिए इंग्लिश स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और दिस इज़ ऑल अबाउट द logical modeling tool English statement. In next class we will explain the decision table and decision tree. Till then, goodbye and thank you.